Hello, dear students, my dear 8th class. Today we are going to start new chapter in civics, chapter number 4, and this is understanding laws. Laws मतलब कानून समझते हैं आप, जो नियम बनाए जाते हैं, कानून होता है। लेकिन नियम और कानून में थोड़ा सा फ़र्क होता है। नियम कई बार छोटे लेवल पे होते हैं, कानून बड़े लेवल पे होता है। यहाँ जो कानून की बात की है, लॉ की बात की है, वो ऑन एंटायर कंट्री लेवल पे बात की है, तो हम उसके बारे में समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ कुछ ब्रीफ एक समरी है, ज़रा उसको लेकर चलते हैं स्टार्टिंग से। You may be familiar with some laws such as those that specify the age of marriage, the age at which person can vote, and perhaps even the law dealing with buy and selling of property. अब इतनी सारी चीज़ें आपने पढ़ी देखी, आपने महसूस किया होगा कि हमारे यहाँ किसी शादी को लेके एक एज को क्लैरिफाई कर रखा है लॉ के अकॉर्डिंग। लॉ बनाए गए हैं किस एज पे आके आप वोट कर सकते हैं, वो भी लॉ है हमारे यहाँ। यहाँ तक कि आप किसी प्रॉपर्टी को बेच रहे हैं या ख़रीद रहे हैं, उसके लिए भी एक लॉ है। लॉ इन सारी जगहों पे काम करता है आगे। वी नाउ नो दैट द पार्लियामेंट इज़ इन चार्ज ऑफ मेकिंग लॉ, और ये चीज़ हम देख सकते हैं, जानते हैं कि जो पार्लियामेंट है वह इन सब के बीच में रह के लॉ बनाता है। यानी कि पार्लियामेंट ही वो जगह है जहाँ पे इस तरह के लॉ बनाए जाते हैं। डू दीज लॉज अप्लाई टू एवरीवन? क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या ये लॉ हर किसी पर लागू होते हैं? हाउ डू न्यू लॉज कम इनटू बीइंग? नए नियम किस तरह से सामने आते हैं? कुड देयर बी लॉज दैट आर अनपॉपुलर और कंट्रोवर्शियल? क्या मतलब ऐसा आप कह सकते हैं कि कुछ लॉ जो हैं वो कंट्रोवर्शियल होते हैं, मतलब उन पर काफ़ी वाद विवाद हो जाता है, या फिर अनपॉपुलर होते हैं, लोग उससे अनफैमिलियर महसूस नहीं करते हैं। जैसे लास्ट टाइम anti-CAA NRC वाले मूवमेंट के खिलाफ बहुत से लोग आए थे, क्योंकि उसमें anti-CAA के अकॉर्डिंग जो है मुस्लिम्स को उसमें जगह नहीं दी थी, तो लोग मूवमेंट के ख़िलाफ़ थे, तो इसलिए अनपॉपुलर हुआ। ज़रूरी नहीं सिर्फ मुस्लिम ही उसके ख़िलाफ़ थे, हिंदू से लेके हर कोई उसके प्रोटेस्ट के ख़िलाफ़ खड़ा था, तो वो इस गवर्नमेंट के लिए अनपॉपुलर हुआ। ठीक है, तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में आप पढ़ेंगे इस चैप्टर में, और आप देखेंगे कुछ चीज़ों के बारे में, सीखेंगे भी, और आपको बहुत अच्छा भी लगेगा इन चीज़ों को पढ़ने के बाद। क्वेश्चन है कि डू लॉज अप्लाई टू ऑल? क्या कानून सबके ऊपर लागू होता है? भाई एक सिंपल क्वेश्चन यही होना चाहिए ना सबसे पहले, क्या कानून सब पे लागू होता है? तो अब क्योंकि सभी, चाहे लाइसेंस की बात हो, प्रॉपर्टी को खरीदने बेचने की बात हो, वोट देने की बात हो, या किसी अदर तरह की बात हो, ये तो चीज़ आप समझ ही गए होंगे स्टूडेंट्स कि सिंपल है भाई, ये लॉ तो सबके ऊपर लागू होता है, हर जगह हर चीज़ पे। चाहे आप स्टूडेंट हो, टीचर्स आपको होमवर्क देते हो, या कोई और बात हो, तो वो हर एक चीज़ हमारे ऊपर लागू होती है, डिपेंड भी करती है। ठीक है, एक सिचुएशन दी है और उसका आंसर आपको देना है। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हेल्प करते हैं अपने सन को कि वो छुप जाएं, क्योंकि उसके सन ने एक 10 इयर्स को जेल मिला है बाय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फॉर अ क्राइम दैट ही कमिटेड। एक गवर्नमेंट ऑफिसर है, उसके बेटे ने क्राइम किया और उसको 10 साल की सज़ा मिली है, लेकिन वो ऑफिसर ना अपने बेटे को छुपा रहा है जो कि उसने क्राइम किया है। आपके अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या होना चाहिए कि भाई ऑफिसर का बेटा हो, CM का बेटा हो, PM का बेटा हो, किसी का भी बेटा हो, लॉ सबके लिए समान है और वो चीज़ सामने आनी ही चाहिए। लॉ बराबर है सबके लिए। डू यू थिंक दैट द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एक्शन वर राइट? आपको लगता है कि जो उस गवर्नमेंट ऑफिसर ने फैसला लिया अपने बच्चे को छुपाने का, वो सही था? शुड हिज सन बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम द लॉ? क्या उसका बच्चा, ऑफिसर का बच्चा, इस गवर्नमेंट से, इस लॉ से अलग है? क्या उसे छूट मिलती है इस चीज़ से कि वो क्राइम कर सकता है और उसको जेल नहीं होगी? जस्ट बिकॉज हिज फादर इज़ इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली पावरफुल, सिर्फ इसलिए कि उसके फादर जो हैं पॉलिटिकली पावरफुल हैं, बहुत बड़े अधिकारी हैं या सरकार में हैं, और थोड़ा सा इकोनॉमिकली पैसे से भी मजबूत हैं, सिर्फ इस वजह से उसको छूट मिलनी चाहिए क्या? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं।
द अबव केस इज़ अ क्लियर केस ऑफ द वायलेशन ऑफ लॉ। कानून को तोड़ना, वायलेशन का मतलब होता है तोड़ना, लॉ को तोड़ना, लॉ के खिलाफ जाना। जो ऊपर वाला केस है बेटा वो कानून के खिलाफ जाके है। एज यू रीड इन यूनिट 1, मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर एग्रीड देयर शुड बी नो आर्बिट्रेरी एक्सरसाइज ऑफ पावर इन इंडिपेंडेंट इंडिया। जब हम पढ़ रहे थे पार्लियामेंट और कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में तो आपको भी पता होगा कि कोई भी एक अदर पावर को सामने न रखने की बात की थी, यानी कि लेजिस्लेटिव अलग हो और जो आपका पार्लियामेंट और जुडिशरी है वो अलग अलग। ओके, they therefore instituted several provisions in the constitution that would establish the rule of law। उसके बाद कई सारे प्रोविज़न बनाए गए कॉन्स्टिट्यूशन में जिससे कि इस्टेब्लिश किया जाए कानून का राज। रूल ऑफ लॉ का मतलब हो गया कानून का राज। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ दिस वॉज दैट ऑल पर्सन इंडिपेंडेंट इंडिया आर इक्वल बिफोर द लॉ। और उसका एक सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट था वो ये था स्टूडेंट्स कि उसमें ये कहा गया था कि जो सारे लोग हैं इंडिया में वो कानून के आगे बराबर होंगे। बट अगर ऊपर वाला एग्जांपल आप समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसी घटनाएं अगर बहुत सारी भी होती हैं तो उससे एक बहुत नेगेटिव मैसेज जाता है हमारी कंट्री में, हमारे लोगों को। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा क्योंकि कानून सबके लिए बराबर है, ये कहा गया है शुरू से। ओके, और क्या कहा गया है लॉ के बारे में? द लॉ कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन पर्सन। डिस्क्रिमिनेट का मतलब होता है बेटा भेदभाव। ठीक, भेदभाव मतलब इसका होता है मतलब दो लोगों के बीच भेदभाव नहीं कर सकता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन। धर्म के नाम पे आप ऐसा नहीं कह सकते कि इस धर्म का व्यक्ति क्राइम कर दे तो सज़ा हो जाएगी, इस धर्म का व्यक्ति चाहे कितनी भी क्राइम कर ले कोई सज़ा नहीं होगी। कास्ट के नाम पे, जेंडर के नाम पे कि महिला हो पुरुष हो, क्या कहते हैं, किन्नर हो, कोई भी हो। What the rule of law means is that all law apply equally to all citizens of the country। अब कानून का राज क्या कहता है, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि लॉ जो होता है अप्लाई करता है इक्वली सबके ऊपर, सभी सिटीजन्स पे जो कंट्री में रह रहे हैं उन पे, सब पे। एंड नो वन कैन बी अबव द लॉ। और कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, कोई भी कानून से बढ़कर नहीं है, ये चीज़ कहता है। Neither a government official nor a wealthy person nor even the president of the country is above the law। कहा गया है हमारे कानून में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का कोई ऑफिशियल है, अधिकारी हो, नेता हो, कोई बहुत अमीर पर्सन हो, यहाँ तक कि इंडिया का प्रेसिडेंट ही क्यों ना हो, वो लॉ के ऊपर नहीं है, सब लॉ के दायरे में आते हैं। Any crime or violation of law has a specific punishment as well as process through which the guilt of the person has to be established। अगर आप कोई क्राइम हुआ है, नियम को तोड़ा गया है तो उसके लिए एक स्पेसिफिक पनिशमेंट सज़ा दी गई है और एक प्रोसेस के थ्रू जिसमें कि उस इंसान को अपनी गलती महसूस हो जो कि उसने की है। बट वॉज इज़ ऑलवेज लाइक दिस। लेकिन क्या ऐसा हमेशा होता है? तो आप पाएंगे कि नहीं, ऐसा हमेशा नहीं होता है। कई बार लोग नियम तोड़ते हैं और आप देखते हैं वो कुछ बड़े घरानों से होते हैं और कोर्ट में केस बहुत लंबे खिंचते रहते हैं, लेकिन वो कभी भी उनके ऊपर कोई केस नहीं आता है। ऐसा कई बार देखा गया। In ancient India there was innumerable and often overlapping local laws। पुराने टाइम में अगर आप जाएंगे तो बहुत तरह के लॉ होते थे, तरह तरह के, डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लिए डिफरेंट डिग्री ऑटोनॉमी थी। ठीक, आप देखेंगे कि जो ऊपर ऑफिशियल्स लोग हैं उनके लिए अलग हैं और जो लोग हैं उनके लिए अलग हैं। तो ये सारी चीज़ें बड़ी अलग अलग होती थी और उसी हिसाब से पनिशमेंट होता था। इन सम केसेस द पनिशमेंट दैट टू पर्सन रिसीव फॉर द सेम क्राइम वेरी डिपेंडिंग ऑन देयर कास्ट बैकग्राउंड। और उस टाइम पे ऐसा भी होता था, पनिशमेंट को इस हिसाब से दिया जाता था कि वो किस जाति से है। आप समझ रहे हैं, किस जाति से, जाति को देख के सज़ा दी जाती थी। विद लोअर कास्ट बीइंग मोर हार्शली पेनलाइज्ड। और जो बेचारे नीची कास्ट के लोग होते थे उनको सबसे ज़्यादा परेशान करके उनको सज़ा दी जाती थी। दिस स्लोली बिगन टू चेंज एज द सिस्टम ऑफ लॉ बिगन टू फर्दर इन्वॉल्विंग ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। अच्छा, ये सब चेंज होना कब शुरू हुआ? कॉलोनियल पीरियड में, यानी कि जब ब्रिटिश यहाँ आए थे।
हालांकि उनके टाइम पे भी अंग्रेज़ों में और इंडियंस में डिफ्रेंशिएट होता था, बट ये सारी चीज़ें भी थोड़ी सी बदली जाने लगी थी। सारे इंडियंस को एक थाली में मतलब परोसना शुरू कर दिया था। एक थाली से परोसने सेंस है कि एक जैसे लॉ में उनको फाइन किया गया था। ठीक है। It is often believed that it was the British colonists who introduced the rule of law in India. ऐसा कहा जाता है कि ब्रिटिश कॉलोनीज़ जो बना के यहाँ रहे इतने दिन, इंग्लैंड वाले, उन लोगों ने इस नियम कानून कायदे को लाए इंडिया में। हिस्टोरियंस हैव डिस्प्यूटेड दिस क्लेम, और जो हिस्टोरियंस हैं, इतिहासकार होते हैं, हिस्ट्री लिखने वाले लोग हैं, वो इस चीज़ पे डिस्प्यूट क्लेम करते हैं कि नहीं ऐसा तो खैर नहीं है। सेवरल ग्राउंड्स, टू ऑफ विच इंक्लूड first that colonial law was arbitrary, and second that the Indian constitution played a prominent role in the development of the legal sphere in British India. वो ये कहते हैं कि पहली बात तो ये कि ब्रिटिश लॉ था, जो कानून था उनके टाइम पे, वो बहुत ही गलत था। दूसरा ये कि जो हमारे यहाँ नेशनलिस्ट लोग थे, उन लोगों ने अपना एक रोल निभाया है कि वो डेवलपमेंट करें इस चीज़ का अपने यहाँ इंडिया में। ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी कानून से और मूवमेंट के ज़रिए, और तब लॉ उनके हक में आए। तो ऐसा नहीं है कि अंग्रेज़ यहाँ कानून को लाए, हमारे लोगों ने बहुत स्ट्रगल किया, क्योंकि अंग्रेज़ खुद बहुत भेदभाव करते थे यहाँ पे। वन एग्जाम्पल ऑफ द आर्बिट्रेरियन दैट कंटिन्यू टू एग्जिस्ट अ पार्ट ऑफ ब्रिटिश लॉ इज सेडिशन एक्ट ऑफ 1870 का एक लॉ है सेडिशन। अब इसका क्या मीनिंग है, इसको न्यू वर्ड्स में और ग्लॉसरी में आपको दिया हुआ है, उसको बताया जाएगा। देखिए इसमें क्या है, द आइडिया ऑफ सेडिशन वॉज वेरी ब्रॉडली अंडरस्टूड विद दिस एक्ट। अब जो आइडिया था उसको इस एक्ट में कानून में समझा जाता था। एनी पर्सन प्रोटेस्टिंग और क्रिटिसाइजिंग ब्रिटिश गवर्नमेंट कुड बी अरेस्टेड विदाउट ड्यू ट्रायल। तो सेडिशन का मतलब ये हो गया, यानी आपको कैद कर लिया जाएगा अगर आप किसी भी तरह से ब्रिटिश के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट करते हैं या क्रिटिसाइज़ करते हैं, कमियां ढूंढते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट की, तो आपको बिना किसी ट्रायल के, कोई आपसे कुछ पूछेगा नहीं, आपको जेल में डाल दिया जाएगा। तो ये ऐसा सेडिशन लॉ था, एक्ट ऑफ 1870 सेडिशन। तो ऐसा लॉ बनाया था ब्रिटिश ने। अब आप ये बताओ ये किस तरह का लॉ है? क्या यहाँ पे सब बराबरी में हक में? नहीं ना। तो वो हमारे ऊपर क्रूएल्टी करते थे, ये सच है। ठीक है। फिर उसमें आगे आप देखेंगे कि जो इंडियन नेशनलिस्ट लोग हैं उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू किया, क्रिटिसाइज़ किया गवर्नमेंट को, और जो अथॉरिटी ब्रिटिश के पास थी। दे ऑल्सो बिगन फाइटिंग फॉर ग्रेटर इक्वलिटी एंड वांटेड टू चेंज द आइडिया। बराबरी के हक़ के लिए भी वो बहुत लड़ते रहे, वो चेंज चाहते थे अपनी चीज़ों में। तो आप देखेंगे कई तरह से डेमोन्स्ट्रेशन हुआ था। ये जो घटना दिखाई गई है स्टूडेंट्स, ये ना जलियांवाला बाग की दिखाई गई है। मैं आपको थोड़ा सा इसका वो देता हूँ। ये रॉलेट एक्ट के ख़िलाफ़ था। रॉलेट एक्ट एक ऐसा एक्ट था बेटा, उसमें ना कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था, सब विदेशी थे। तो सब लोगों ने इसको अपोजिशन किया जाके, ठीक। तो रॉलेट एक्ट इफ़ेक्ट हो गया था 1919 में। तो पंजाब में लोग उसके ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो ये सारे लीडर्स के नाम हैं वो अरेस्टेड किए गए। और 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया और वहाँ बहुत सारे लोग मारे गए। इस तरह का तो माहौल था उस टाइम पे। तो आप कैसे कह सकते हैं कि ब्रिटिश यहाँ अपना लॉ लाए थे? ब्रिटिश सरकार ने आके यहाँ पे लॉ, कानून का राज कायम किया। ये कानून का राज तो नहीं है। तो ये बहुत सारी घटनाएं हैं, बहुत सारे फैक्ट हैं जो कि आप कहा जाए और सुन लिया जाए, उसको मान लिया जाए, नहीं। आपने अपनी बुक्स में पढ़ा है, आपने अपनी चीज़ों को देखा है, समझा है, तो आप उस पर बिलीव करें, ठीक है। तो ये जलियांवाला मैसेकेयर था बेटा, हत्याकांड बहुत बड़ा था ये, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ए लॉ फ्रॉम अ सेट ऑफ रूल्स दैट दे वर फोर्स्ड टू ओबे। अब कानून को आपने कई तरह से बनाया, उसको आपको ओबे करना है। टू लॉ एज इंक्लूडिंग आइडिया ऑफ जस्टिस, तो उसमें इस चीज़ को भी शामिल किया गया है कि आपको न्याय भी मिले। अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ तो आप कोर्ट जाएं तो आपको न्याय भी मिले। By the end of the 19th century, the Indian legal profession also began emerging and demanding respect in colonial courts. अब जो लीगल प्रोफेशन है इंडिया वाले, मतलब जो लॉयर होते थे, वकील होते थे, सारे लोग, ये लोग भी अपने स्टेटस को लेके लड़ाई लड़ रहे थे उस टाइम। सिर्फ ब्रिटिश जज होते थे, उन्हीं के वकील होते थे, इंडियंस को वो लोग उतना राइट नहीं देते थे। और हम लोग पढ़ लिख के आगे आ रहे थे, उनकी चीज़ें समझ रहे थे, उनकी चाल समझ रहे थे,
इसलिए आप देखेंगे चाहे महात्मा गांधी हों, चाहे सरदार पटेल हों, चाहे नेहरू हों, सब लोग लॉयर थे, बैरिस्टर थे, तब जाके वो ब्रिटिश के खिलाफ यहाँ लड़ते हैं आगे। दे बिगन टू यूज़ द लॉ टू डिफेंड द लीगल राइट्स ऑफ इंडियन। उन्होंने कानून का सहारा लिया बेटा, कानून का सहारा लिया और अपने इंडियंस के लिए वो राइट्स के लड़ते थे। जब इंडियन जजेस थे उन्होंने भी अपना एक रोल निभाना शुरू किया डिसीजंस को लेके। देयरफॉर देयर वर सेवरल वेज इन विच इंडियंस प्ले मेजर रोल इन द एवोल्यूशन ऑफ द रूल ऑफ लॉ ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। ब्रिटिश पीरियड के टाइम पे, कॉलोनियल पीरियड का मतलब ब्रिटिश पीरियड के टाइम पे जो एवोल्यूशन था, चेंजेस था, उसको शुरुआत करना किसने शुरू कर दिया बेटा? इंडियंस ने, चाहे वो जजेस हों चाहे वकील हों। यानी कि एक चेंज आने लगा वहाँ पे, ये सब लोग इतना स्ट्रगल कर रहे थे वहाँ पे। ठीक है, तो इसमें एक चीज़ आपको मैं और समझा देता हूँ। ये यहाँ तो नहीं है, यहाँ से स्टार्ट होती है। वो ये कहता है कि हाउ डू न्यू लॉज केम अबाउट। नया कानून कोई कैसे बनता है, ये उस चीज़ के बारे में कह रहा है। तो नया कानून कैसे बनता है, इसके लिए एक पूरी प्रोसेस है, पार्लियामेंट के थ्रू होके गुजरती हैं बहुत सारी चीज़ें, वो हैं। तो आप इन चीज़ों को थोड़ा सा देखेंगे, समझेंगे और जानेंगे, तब आपको पता चलेगा कि हाँ, ये तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमने कहीं ना कहीं सुनी हैं या तो पढ़ी हैं, बट बुक में इस तरह से इतना क्लियरली दिया है, ये हमें नहीं पता था। तो अच्छी फ्रेंड्स आपकी बुक्स हैं, अच्छी नॉलेज बुक्स में है, सारी जानकारी यूट्यूब और गूगल पे नहीं है बेटा। अच्छा होगा कि आप बुक्स पे भी ध्यान दें, वहाँ तो बहुत सारे लोग ज्ञान देने वाले हैं, बट वो कितना सही दे सकते हैं ये आपको नहीं मालूम। तो आप इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखें। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे और ये टॉपिक हम कल से स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स। सो प्रिपेयर नोट्स, और जो चीज़ें नहीं आती पूछ लिया कीजिए, और सब लोग अपना होमवर्क सबमिट कराइए, जिन्होंने नहीं किया है वो भी अब सबमिट करें। टाइम वैसे निकल चुका है और उसकी पनिशमेंट आपको अभी नहीं, कुछ दिनों के बाद ज़रूर मिलेगी, आप बेफिक्र रहें। ओके क्लास, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।